नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजेंद्र यादव द्वारा लिखी सारा आकाश के दूसरे खंड का 5वां अध्याय। दोनों कानों में उंगलियां ठूसकर मैं बाहर चला आया ताकि पीछे से आता एक शब्द भी कानों में न पड़े। सांझ हो रही थी और गाय भैंसों का झुंड सारी सड़क के रिक्शा तांगों को एक ओर समेट धूल उड़ाता गोबर फैलाता लौट रहा था। मंदिर या संघ में जाने का तो अब कभी ख्याल ही नहीं आता, जैसे उन सारी चीजों से बहुत बहुत दूर चला आया हूं। यह जिस व्यक्ति का उन सबसे संबंध था वह कोई दूसरा आदमी था, मैं नहीं था। सब मुझे बेकार और समय की बर्बादी लगते थे। साथ ही लगता था कि आज के समय में लोग कैसे इतना वक्त बर्बाद कर लेते हैं। अपने उसी पार्क में जाकर चुपचाप पड़ गया। यही तो विवाह के पहले दिनों में आकर लेटा करता था। दिन छिपने में अभी काफी देर थी और लोग पतली पतली सड़कों और पगडंडियों पर इधर से उधर टहलने आ जा रहे थे। उनका चलना और हंसना देखकर लगता था मानो इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। आया खिलखिलाते बच्चों को गाड़ियों में घुमाने ले जा रही थी। कभी कभी कोई युवक और युवती आपस में घुलमिल और हंस हंस कर बातें करते चले जाते तो पास के लॉन में निर्मेश खुली आंखों से उन्हें देखता मैं मन ही मन दांत किटकिटाया करता। साले कैसे निकल आए हैं, जैसे इन्हें खाने पीने की कोई चिंता ना हो। बाप कमा कर रख गया होगा, घर में दोनों वक्त चकचक होती होगी, लेकिन घूमने इस तरह चले आए हैं जैसे सिनेमा देखने निकले हों। उल्लू के पट्टे, इन लोगों को कोई काम नहीं रह गया। और अपनी इस विचित्र कुड़हेली आदत पर क्रोध भी आया और हंसी भी। मुझे हो क्या गया है, दूसरे की हंसी खुशी भी नहीं देख सकता, लेकिन मैं जैसे अफीम के नशे में निस्पंद और निश्चेष्ट पड़ा पड़ा इधर उधर देखता रहा, मानो असहाय और बीमार पड़ा हूं और उठा नहीं जा रहा। अध खुली आंखों से चारों ओर देखता रहा। वे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, वे दो लड़के साइकिल पर लदे चले आ रहे हैं, वह आदमी झूम झूम कर किताब पढ़ रहा है, वे चार लड़कियां चोटियां झुलाती चहलकदमी कर रही हैं, वह लड़का पिल्ले के पीछे भाग रहा है। लो, फिर ये एक जोड़ा आया। लगता था जैसे किसी दूसरे लोक से सब कुछ देख सुन रहा हूं। बस घर से आती आवाजें मानो यहां तक पीछा करती चली आ रही थी। उफ, वह घर है, कीड़े कुलबुलाता नरक है, नरक। रोटियों में आज घी क्यों नहीं लगा रही भाभी? थाली परोसकर जैसे ही प्रभा ने अमर के सामने सरकाई, अमर रोटियों की सूरत देखते ही तुनक उठा। घी खत्म हो गया लाला जी, प्रभा ने मुलायम स्वर में बताया। अभी कल परसों ही तो शेर भर लाया था, खत्म भी हो गया। उसने तेज होकर पूछा। था ही कितना। प्रभा काम में लगी रही, इसलिए बिना ध्यान दिए ही बोली, अब तुम देख ही रहे हो, घर में ही काम आ रहा है। अमर को यह शायद अपनी उपेक्षा लगी। उसने उद्धत भाव से कही, यूं क्यों नहीं कहती कि सारा अपने खसम को चटा दिया? घर का नाम क्यों लेती हो? हमें दिखता नहीं है? घर में किसी को मिले या न मिले, लेकिन समर भैया की दाल में खूब घी डाला जाएगा, रोटियां खूब चुपड़ी जाएंगी, बस हमारे लिए। क्या है अमर? मैं चीख पड़ा। उसे यह नहीं मालूम था कि मैं पॉली में बैठा बैठा जूतों पर पॉलिश कर रहा हूं। मैं चिंगारी निकालती आंखों से उसे यूं ही घूरता हुआ एक हाथ में ब्रश और एक हाथ में जूता लिए रसोई में आ खड़ा हुआ। मुझे देखते ही वह सकपकाकर चुप हो गया। रोटी के बहुत छोटे छोटे कौर चुगने लगा। वो बैठा था। मैंने एक जोर की लात उसकी पीठ पर मारी और कहा, बेशरम, बात करने की तमीज नहीं है? लगाम मुंह में है ही नहीं, जो जी में आया सब बक दिया। मैट्रिक में पढ़ते हैं ये। पिटकर एक बार उसने मेरी ओर देखा और थाली फेंक कर एकदम भन्नाया हुआ हनहनाता हुआ बाहर भाग गया। वहां गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा।
प्रभा ने रोटियां बनाना छोड़ झटके से गर्दन मोड़कर मुझे घूरा। तुम कहां बैठे बैठे सारी बातें सुनते रहते हो? बड़े आए हिमायत लेने वाले। जाओ यहां से बाहर, जूता लिए चौके में चले आए। मैंने गला फाड़कर कहा, चुप रहो, ये इतना बड़ा हो गया, इसे बात करने का कायदा नहीं आता। तभी सारा दम लगाकर अम्मा वहीं अपनी चारपाई से चीखी, क्यों रे समर के बच्चे, इधर तो आ जरा, बस तेरी ही वह बहू लगती है, किसी और की कुछ नहीं लगती। जूता पौली में फेंका और मैं धड़धड़ाता हुआ अम्मा के सामने जा पहुंचा। दूसरी ओर खड़ा खड़ा अमर रो रहा था। क्यों रे, खाना खाते हुए इसे क्यों मारा तूने, है? माला का अंतिम बाना आंखों से लगाकर अम्मा बोली, तेरा हाथ बहुत उठ गया है, तेरे मन में क्या है बाबा, तू हमें साफ साफ क्यों नहीं बता देता? हाथ उठाने की क्या बात है? मैंने भी खूब गला फाड़कर कहा, ये अपने से बड़ों से कायदे से नहीं बोल सकता। मैंने क्या बदतमीजी से बात कही, बताना तो। अमर उद्दंडता और हेकड़ी से बोला, इतना ही तो पूछा था कि परसों ही तो शेर भर घी लाया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? सामने सामने झूठ बोलता है। अम्मा की शेखी में बहुत ज्यादा मत रहना अमर, अभी तो मैं गया भी नहीं हूं। मैं एक हाथ में ब्रश लेकर उस पर झपटा। खबरदार जो लड़के पर हाथ उठाया। अम्मा ने गरज कर डांटा, अभी तो मैं जिंदा हूं, देखती हूं मेरे रहते कैसे उसकी तरफ टेढ़ी नजर से देखता है। अब तो तुझे हम सब दुश्मन लगते ही होंगे, हम तो तेरे इन लखनों को पहले ही जानते थे। देखो कोई उस काले सिर वाली के लिए भाई पर हाथ उठा रहा है। अरे मैं पूछती हूँ, तुझे शर्म नहीं आ रही जो तू उसे शर्म की सीख दे रहा है? किस मुंह से यह सब कह रहा है? अच्छा तू बोलने लगा अपनी फुलंदे रानी से, तूने तो सारा आसमान सिर पर उठा लिया। रोज एक न एक उपद्रव, रोज एक न एक उधम। इससे अच्छा तो जब बोलता नहीं था तभी था। बोलता नहीं था तभी तो ये सारे के सारे सिर पर चढ़ गए हैं। कोई किसी को कुछ बदता ही नहीं, तमीज सलीका किसे कहते हैं कोई जानता ही नहीं। मैंने जवाब दिया, हाँ भैया, हम तमीज सलीका काहे को जानेंगे, वो तो तूने एक दिन में उस कलमुही से सीख लिया ना। गुरु तो अब तुझे मिली है, लो अब लाडला हमें तमीज सलीका सिखाने चला है। कल तक पैदल चलना नहीं जानता था, तब तमीज सिखाने वाली नहीं आई, अब आसमान पर उड़ने लगा। धरती पर चल बेटा, धरती पर। बेशरम वो है या तू कि जब देखो तब बहू की आड़ लिए चले आ रहे हैं। न माँ का ख्याल न बाप का ध्यान, तेरे लिए छोटा बड़ा कोई रह ही नहीं गया। हम तो और अब अम्मा रोने लगी। तुम तो कुछ सोचो मत, और अगर दूसरा कुछ कहे तो बहू की आड़ हो गई। अब महीनों हो गए, ख्याल है कि किसी को कि कब खाती है कब सोती है। एक कपड़ा मांगा तो दुनिया भर का महाभारत। भाभी के कुछ भी करने लायक नहीं है, लेकिन नहीं, वो क्यों करेंगी? वो तो बड़ी बहू है ना, सास की जगह। सो वो तो रानी है, बाकी सब दासियां। दासी वह काहे को, दासी तो हम हैं। जिंदगी भर ठेक ठेक कर खिलाया, अब और खिलाएंगे। पहले एक को खिलाया, अब दो दो को खिलाएंगे। रोती बच्ची को जबरदस्ती खाट पर पटक कर भाभी भी मोर्चे पर आ डटी। भन भनाती हुई वे सीधी चौके में पहुंची और प्रभा को जबरदस्ती उसके पटरे से खींचती हुई बोली, हटो बहू रानी, तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, मैं बनाती हूँ। बना तो रही हूं मैंने तुमसे कुछ कहा हो तो मुझसे कहो, मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? प्रभा रुआसी सी खुशामद के स्वर में कहती रही, लेकिन भाभी के हाथों में प्रचंड शक्ति आ गई थी। उन्होंने प्रभा की सूखी सी देह को उठाकर एक ओर रख दिया और धम से पटरे पर बैठकर खसर खसर रोटियां बेलने लगी। प्रभा की आंखों में पानी भर आया। वह स्तब्ध बैठी कुछ देर यूं ही देखती रही, फिर चिमटा उठाकर अध सिकी रोटियों को सामने फैले अंगारों पर रखकर घुमाती हुई फुलाने लगी। कमाने के नाम तो अभी और पढ़ेंगे, अभी और पढ़ेंगे। अम्मा बड़बड़ाती चली जा रही थी।
भाभी ने झटके से चिमटा प्रभा के हाथ से खींच लिया और मुंह फुलाए फूली हुई रोटियों को सारी ताकत से दांत पीस पीस कर चकले पर मारने लगी। 2-4 मिनट चुपचाप बैठने के बाद जब प्रभा की समझ में नहीं आया कि क्या करे, तो वह अपराधिनी की तरह धीरे से उठी और उनकी रोती हुई बच्ची के पास गई। भाभी उसे क्रोध में यूं ही पटक आई थी। वह गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। प्रभा उसे उठाकर बाहों में हिला हिलाकर चुप कराने लगी। रोटी बेलते बेलते ना जाने कैसे भाभी को इसका पता चल गया। सब छोड़ छाड़ कर वो धम धम करती प्रभा के पास आई और बच्ची को एक तरह जबरदस्ती छीनती हुई बोली, रहने दो बहू रानी, तुम उसे छोड़ दो, जरा सा रो लेने दो, इतने रोने से मरी नहीं जाती है। अगर इसकी किस्मत में रोना ही बता है तो रो लेगी, मर जाएगी कमबख्त, ज्यादा से ज्यादा, पर तुम्हारी आत्मा को तो संतोष हो जाएगा ना। तब से बैठी बैठी आंखों में गड़ रही थी ना। प्रभा को लगा कि इस सारे कांड की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई है। इस अप्रत्याशित स्थिति से वह रोने को होती हुई सी बोली, जेठानी जी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मुझे तुम ये सब क्यों सुना रही हो? वह बच्ची को ना देने का हठ करती रही। इस खींचतान में बच्ची और भी जोर से रोने लगी। मैं हक्का बक्का खड़ा इस सारी स्थिति को देख रहा था। लगा मेरी स्थिति अब केवल एक दर्शक की रह गई है। मैंने डांट कर कहा, उसे देख क्यों नहीं देती प्रभा? फिर जैसे जान छुड़ाकर बाहर भागते हुए बोला, या तो कुछ मत कहो और कुछ कहो तो सब अलग अलग बनना आएंगे। प्रभा से बच्ची छीनकर भाभी ने उसे फिर खाट पर पटका और फिर चौक में चली गई। जाते जाते इतना मेरे सामने हो चुका था, पता नहीं बाद में क्या हुआ। जानता था कि प्रभा को किसी तरह के तूफान का सामना करना पड़ा होगा। मेरा दिमाग तो एकदम सुन्न हो गया था। घर की सारी स्थिति की याद से पार्क में लेटे लेटे भी मेरे सिर की नस नस चटकने लगी। अचानक कहीं बहुत पास ही बंदूक चलने जैसी गगन भेदी आवाज से चौंक कर मैं इस बुरी तरह उछल पड़ा, मानो मुझे निशाना बनाकर किसी ने बंदूक चलाई हो। लगा जैसे सो रहा था। इधर उधर देखा, पार्क के एक सिरे पर कुछ आदमी किसी को घेरे खड़े थे। सब कुछ भूल भाल कर जल्दी जल्दी उधर पहुंचा। 10-15 आदमियों की भीड़ के बीचों बीच लंबी सी जीभ और झाग निकाले मुड़ी गर्दन वाला एक विशालकाय घोड़ा चारों टांगे फैलाए दम तोड़ रहा था और खून की गाढ़ी गाढ़ी धारी झुलसी घास वाली जमीन पर कुछ दूर बहकर सूख गई थी। घोड़े की सामने वाली टांगों के ऊपर के पुट्ठे में बड़ा सा छेद बना था और वहां से खून के साथ कुछ सफेद सफेद तरल पदार्थ भी निकल कर बह आया था। पास ही खाकी पैंट और सफेद कमीज पहने एक सज्जन खड़े खड़े रुमाल से आंखों से बहते आंसू पोंछ रहे थे। एक हाथ में जमीन पर टिकी बंदूक पकड़ रखी थी। लगा खड़े खड़े रो रहे हैं। मैंने एक साहब से पूछा, क्यों भाई, ये क्या हो गया? उसने अफसोस से बताया, दरोगा जी का घोड़ा है, ऐसे ये बहुत प्यार करते थे, अब बहुत दिनों से बीमार था, ठीक ही नहीं हो रहा था, सो मार दिया। अच्छा, प्यार करते थे, बीमार था सो मार दिया। जिंदगी भर सवारी की और अब जब बीमार हो गया तो मार दिया। एक दिन यही बुढ़े बाप को भी मार देंगे। मैंने घृणा और गुस्से से मुंह बिचका कर कहा, और भी जाने क्या क्या कहता। तभी उस आदमी ने तिरस्कार से मेरी तरफ देखकर कहा, और जब बाकी सारी जिंदगी तड़पता और कष्ट पाता रहता तब ठीक था। अब 1 मिनट की तकलीफ हुई और बेचारा सारे दुखों से छुटकारा पा गया। किसी से कष्ट देखा जाता है, किसी से नहीं। मैं चुप होकर खिसियाना सा वहां से लौट आया। अलग जाकर मैंने अपने ठस माथे पर 2-3 बार हाथ मारा। ये मेरे दिमाग को आखिर हो क्या रहा है? जरा सी बात समझ में नहीं आती। बिल्कुल ठीक ही तो है। दरोगा जी ने क्या गलती की? उसी तरह उस दिन शिरीष की बातें भी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। बेचारा बिल्कुल ठीक ही तो बता रहा था। मेरा ही दिमाग कुंद हो गया है। रात को 10 बजे जब मैं घर लौटा तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। लगा
सिर में या तो गोबर भरा है या कुछ है ही नहीं। बस माथे में जोर का दर्द हो रहा था। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। सब लोग सो चुके थे। किवाड़ भिड़े हुए थे। भाई साहब या बाबूजी अभी तक बाहर से नहीं आए थे। मैं चुपचाप ऊपर छत पर चला आया। अप्रैल बीत चुका था। सब लोग ऊपर छतों पर ही सोए थे। अपनी कोठरी में आकर बिना कपड़े उतारे ही एक और बिस्तरे पर जा पड़ा। भीतर गर्मी और उमस थी। आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। बस यूं ही सूनी आंखों से छत को देखता रहा। तभी न जाने किधर से प्रभा मेरे पास आकर बैठ गई। डरते डरते बांह छूकर बोली कि खाना नहीं खाओगे? मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। भीतर से कहीं इसी क्षण के लिए आशंकित था। बिना कोई भाव दिखाए या हिले डुले बोला, नहीं। तुमने खा लिया? नहीं, उसने मेरे माथे पर हथेली रखकर कहा। और मैं सहसा प्रभा की जांघ में मुंह गड़ाकर फपक उठा। प्रभा, प्रभा बताओ, हम क्या करें? कहां चले जाएं? तो मित्रों, ये था 5वां अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला अध्याय हम जल्दी लाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।